बरसात शुरू होते ही सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर 2 दिन से बुखार है। अब ये 2 दिन से बुखार है, ये वायरल फ़ीवर की वजह से है या डेंगू की वजह से है या मलेरिया की वजह से है, ये सबका कन्फ्यूजन होता है। अब ये कन्फ्यूजन सिर्फ़ पेशेंट्स में ही नहीं होता, ये कभी-कभार हमको भी महसूस होता है क्योंकि तीनों के सिम्पटम्स इतने कॉमन है ना, शुरुआत के सिम्पटम्स इतने कॉमन हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायरल फ़ीवर, डेंगू और मलेरिया में क्या डिफ़रेंस है और कौन से सिम्पटम्स पे हमको ज़्यादा अलर्ट होना है। सिर्फ सिम्पटम्स देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट को सिर्फ वायरल फ़ीवर है या डेंगू है या मलेरिया है। कई बार डॉक्टर्स इसी वजह से ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं। डायग्नोसिस सिर्फ सिम्पटम्स देखकर नहीं होता, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सिम्पटम्स भी इंक्लूड होता है, इसको भी याद रखा जाता है, बट डॉक्टर के एग्ज़ामिनेशन लेबॉरेटरी टेस्ट से कंफर्म डायग्नोसिस तभी हमको पता चलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं एक एक चीज़ को, है ना। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वायरल फ़ीवर की तरफ। वायरल फ़ीवर ये एक ब्रॉड टर्म है ना। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। ये बहुत सारे इन्फेक्शंस जो अलग अलग वायरसेस की वजह से होते हैं। वो हो सकते हैं इन्फ्लुएंज़ा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो वायरसेस की वजह से होते हैं, उसकी वजह से वायरल फ़ीवर होता है। अब आप वायरल फ़ीवर को एक चीज़ जो है वो स्प्रेड कैसे होता है कि वो पहली बात तो ये वायरसेस पे डिपेंड होता है। ये डिफरेंट वायरसेस अलग अलग तरह से अपना बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जो पेशेंट वायरस से ऑलरेडी अफेक्टेड है उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होगा या कॉन्टैक्ट के थ्रू ये वायरल फ़ीवर ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो सकता है। अब हम वायरल फ़ीवर के बारे में तो जान गए, हमने ये भी जाना है कि वायरल फ़ीवर जो है वो कंटेजियस होता है, वो कॉन्टैक्ट से, फिज़िकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है। पर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम अब डेंगू के बारे में समझते हैं। तो डेंगू में क्या होता है ना, डेंगू में एडीज़ मस्कीटो के बाइट से वो इन्फेक्शन एक पर्सन को होता है। इट्स अ वायरस, ओके, जो बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है ना पूरी तरह से, और पेशेंट के अंदर डेवलप होता है वो, बट ये कंटेजियस नहीं होता। वायरल फ़ीवर में और डेंगू में ये फ़र्क है कि कंटेजियस नहीं होता, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या फिज़िकल कॉन्टैक्ट या जैसे स्वेट ड्रॉपलेट्स, ये कोई भी चीज़ से स्प्रेड नहीं होता। इसके लिए दूसरे पर्सन को होने के लिए उसको भी एडीज़ मस्कीटो का बाइट हुआ होगा तो उसको डेंगू के पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेंगू में जॉइंट पेन इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। और एडीज़ मस्कीटो जो है, जो डेंगू का इन्फेक्शन स्प्रेड करता है सब पेशेंट्स में, जो लोगों में इन जनरल, तो वो सुबह के वक्त ज़्यादा बाइट करता है। अब हमने वायरल फ़ीवर के बारे में जान लिया, डेंगू के बारे में जान लिया, और हमको ये भी पता चला कि डेंगू कंटेजियस नहीं होता, वायरल फ़ीवर कंटेजियस होता है। अब हम समझते हैं मलेरिया के कुछ पॉइंट्स। मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट की वजह से स्प्रेड होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अब ये हमको जानना है कि वो पैरासाइट जो है वो फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो के बाइट के थ्रू स्प्रेड होता है, जो यूजुअली हमें शाम में बाइट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि मलेरिया किस तरह से स्प्रेड होता है। उसके लिए भी एक फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो पर्सन टू पर्सन जो बाइट होता है तब वो स्प्रेड होता है। वो कंटेजियस नहीं होता, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से नहीं स्प्रेड होता, या आप किसी को हग कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इससे आपको मलेरिया होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हमने ये तो समझा है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो वायरसेस से होता है, बट डेंगू और मलेरिया जो है वो मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ हैं, बट इनके कॉजेज़ कितने डिफरेंट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक कॉमन चीज़ इन तीनों में देखी है, वो है बुखार। तो इसको हम समझते हैं कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, थ्रू एन एग्जाम्पल। अब 3 पेशेंट आए हैं क्लिनिक में, तीनों को बुखार है ना। तो हम एक एक करके समझेंगे कि ये किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वायरल हुआ है या डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है ना। तो वायरल फ़ीवर में बुखार के साथ खांसी, सर्दी, गला ख़राब होना, गले में खराश भी होती है, और ये इन्फेक्शन थोड़े दिन में ठीक होने के चांसेस होते हैं, लाइक ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है पेशेंट का हेल्थ है। अब हम जानते हैं कि डेंगू में बुखार के साथ क्या क्या होता है।
डेंगू में बॉडी पेन, जॉइंट पेन, रैश और आँखों के पीछे पेन फील होता है पेशेंट को, है ना, रैशेस होता है और नौशिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होता है। ये सिम्टम्स हम देखते हैं डेंगू के पेशेंट्स के अंदर विथ बुखार। ये बुखार के साथ आपको ये पेशेंट्स दिखेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि बुखार के साथ वायरल इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स आते हैं और डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं मलेरिया की तरफ। अब मलेरिया में हम क्या देखते हैं जो हम डेंगू और वायरल फीवर में नहीं देखते हैं। मलेरिया के पेशेंट्स में यूजुअली उनको बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ जाता है और उन्हें ठंड लगती है, कपकपी लगती है बॉडी में, और फिर अचानक से उनको पसीना आ जाएगा। ये रेकरेंट होता है, ये बार बार होता है मलेरिया के पेशेंट्स में। तो हमको इससे पता चलता है कि ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो हमने डेंगू और वायरल फीवर में नहीं देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि कौन से सिम्टम्स और साइंस पे हमने या पेशेंट की हालत जिस हिसाब से हो रही है उसके ऊपर हमने किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो हर एक डिज़ीज़ का एक रेड फ्लैग होता है या अलर्ट साइन होता है कि अब इसका डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है या इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस जो हैं जो हम तीनों में देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले वायरल फीवर में क्या होता है, ये 2 से 3 दिन में, मैंने जैसे पहले भी बोला कि 2 से 3 दिन में आपको इसके पेशेंट की कंडीशन बेटर लगने लगेगी आफ्टर डॉक्टर्स इवैल्यूएशन। डॉक्टर के इवैल्यूएशन के बाद आपको पेशेंट की कंडीशन बेटर लगने लगेगी, उनका बुखार कम लगेगा, आपको सर्दी खांसी में डिफरेंस लगेगा। बट अगर 2 से 3 दिन बाद पेशेंट की हालत ठीक नहीं होती है, मेडिकेशन लेने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसका फर्दर इवैल्यूएशन इमीडिएटली डॉक्टर के पास करवाना ज़रूरी है। अब डेंगू के पेशेंट्स में ये होता है कि जब मोस्टली मैंने बहुत सुना है ये कि डेंगू के पेशेंट्स मतलब लोगों को ये लगता है कि प्लेटलेट काउंट ही सिर्फ नीचे आया होगा। यहाँ हाइड्रेशन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ब्लीडिंग का रिस्क। अब प्लेटलेट अगर कम हो रहा है पेशेंट का तो ब्लीडिंग के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो एक साइन जो डेंगू के पेशेंट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना है वो है कि उनका हाइड्रेशन लेवल कैसा है, ठीक है। नौशिया और वॉमिटिंग भी इंड्यूस होती है ना, कभी कोई कोई पेशेंट्स में ये देखा जाता है, ये सब में नहीं कॉमन होता है। मैं आपको ऐसे साइंस बता रही हूँ जिसमें आपको देखना है कि ये गलत है, ये डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है इमीडिएटली। तो ब्लीडिंग का रिस्क अगर हो रहा है, नोज़ ब्लीड्स हो रहे हैं या कहीं से भी ब्लीडिंग का रिस्क आपको दिख रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। और हाइड्रेशन के अंदर जैसे अगर पेशेंट को हम ORS सजेस्ट कर रहे हैं, कोकोनट वाटर सजेस्ट कर रहे हैं, वाटर इनटेक बढ़ा है, पर वो पेशेंट के को वॉमिटिंग हो रही है या लूज स्टूल्स हो रहे हैं, तो जिस वजह से उस फ्लूइड इम्बैलेंस होना ही है, तो इस सिचुएशन में आपको आपके डॉक्टर से इमीडिएट कांटेक्ट करना है व्हेन इट इज़ अबाउट डेंगू। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते मलेरिया के बारे में समझ रहे हैं। मलेरिया के अंदर मैंने जैसे आपको बताया ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये दोनों हमारे इंडिया में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करें तो इसका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बहुत सीवियर हो जाते हैं। जैसे ही इसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो हम ये इन्फेक्शन को किल जल्दी कर सकते हैं, बट अगर इसको डिले होता है तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के ऊपर। अब बहुत से डॉक्टर्स का एक अप्रोच होता है कि हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तो एटलीस्ट मेडिकेशन शुरू कर देते हैं ना, जो सिम्टम्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे, पेशेंट को कम तकलीफ़ होगी। बट ज़रूरत के हिसाब से हर डॉक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट सजेस्ट करते हैं। जैसे वायरल फ़ीवर में कोई टेस्ट, एक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे टेस्ट भी करवा सकते हैं आपसे, या कोई टेस्ट करवाएं ही ना, डिपेंड्स पेशेंट की हालत क्या है और वायरस कौन सा सस्पेक्टेड है फिजिशियन के दिमाग में, उस हिसाब से आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट वायरल फीवर में आपके फिजिशियंस बताएंगे। अब हम जानते हैं डेंगू के अंदर कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। अर्ली साइंस के अंदर हम NS1 एंटीजन टेस्ट रेकमेंड करेंगे आपके डॉक्टर्स, और फिर बाद में IgM भी करवा सकते हैं। उसके साथ और भी टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स पेशेंट की हालत कैसी है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि कौन से और टेस्ट नेसेसरी हैं। तो ये 2 टेस्ट तो करवाने ही है मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर अगर सस्पेक्टेड है तो।
बट जैसे कंडीशन बेहतर हो रही है या और ब्लड टेस्ट करवाने हैं या और कुछ करवाना है तो ये आपके डॉक्टर्स का पूरा प्रॉपर डिसीजन होता है। वैसे तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिसिन दे देते हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूजुअली सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स और वार्निंग साइंस कैसे आ रहे हैं पेशेंट में, हाइड्रेशन कैसा है पेशेंट में, और उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, और जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उस हिसाब से मेडिकेशन और सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आप प्लीज़ डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन ये सब आप कंज्यूम मत करिए। आपके फार्मासिस्ट से भी जाकर, चाहे आपका अच्छा रैपो हो फार्मासिस्ट से, डेंगू के पेशेंट्स के लिए पहले उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं और उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट असाइंड है वैसा ट्रीटमेंट आप फॉलो कीजिए। मलेरिया का ट्रीटमेंट पैरासाइट के स्पीशीज़ पर और डिज़ीज़ के सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। अब एंटी मलेरियल थेरेपी जो शुरू करेंगे हम, वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम शुरू करेंगे कि क्या डोज देना है, कौन सा चॉइस ऑफ ड्रग है। हर एक फिजिशियन का अलग अप्रोच होता है। अगर डेंगू हो, मलेरिया हो, वायरल फीवर हो, ये सब अलग है, बट पेशेंट का कंडीशन बहुत मैटर करता है। आपको अगर आपके पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग के कोई साइंस दिख रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है, डिहाइड्रेशन के साइंस है, कन्फ्यूजन हो रहा है पेशेंट के दिमाग में, वो ज़्यादा ही वॉमिटिंग कर रहा है, तो घर पे वेट मत करिए, इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास लेके जाइए फॉर मेडिकल इवैल्यूएशन। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हर एक बुखार वायरल नहीं होता। मलेरिया के अंदर सब पेशेंट को सेम टाइप का फ़ीवर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए। आपके डॉक्टर्स के एडवाइस लीजिए, ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।